नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आज से हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल की। इस सीरीज के माध्यम से यूपी स्पेशल के जितने भी छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं उनको हम बिल्कुल शॉर्ट में डेली बेसिस पर कवर किया करेंगे। इस सीरीज के माध्यम से डेली एक टॉपिक को आप तक पहुंचाया जाएगा। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी में जितने भी इम्पॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए गए थे उनको, इसके अलावा और भी जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं यूपी स्पेशल के, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपी से रिलेटेड बन सकता है उनको हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह सीरीज कैसी लगी। बिल्कुल छोटा सा वीडियो होगा आपके एग्जाम के लिए। इस छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी यूपी स्पेशल की। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि और कौन कौन मतलब यूपी स्पेशल के कौन कौन से टॉपिक है छोटे छोटे जिन पर मैं वीडियो बनाऊं। यह हमारा पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूपी में कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन आयोजित किए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आप याद रखिएगा कि कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे। तो टोटल 9 जो अधिवेशन थे, 9 सेशन कांग्रेस के थे जो आपके यूपी में आयोजित किए गए थे। पूरी लिस्ट इनकी यहाँ पे मैंने अपलोड की हुई है। तो कौन कौन से क्रम के अधिवेशन यूपी में आयोजित किए गए थे आइए उनको देख लेते हैं। तो चौथा जो यूपी का अधिवेशन था यह 1888 में हुआ था इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता की गई थी जॉर्ज यूले के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 8वां जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1892 में होता है, अगेन इलाहाबाद में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो WC बनर्जी करते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 15वां जो कांग्रेस का सेशन होता है वो होता है 1899 में लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं तो रमेश चंद्र दत्त जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1899 में। उसके बाद 21वां जो कांग्रेस का अधिवेशन आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो अधिवेशन था आपका बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। तो 1905 में यह आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में और इसकी जो अध्यक्षता है वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तथा इस अधिवेशन में जो है स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था और बंग भंग का विरोध किया गया, यानी कि बंगाल विभाजन का इसमें विरोध किया गया था। और जो इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आपका स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था उसका समर्थन किया गया था आपका बनारस अधिवेशन में ही। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद 1910 में आपका होता है 26वां अधिवेशन कांग्रेस का सेशन इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो विलियम वेडरबर्न करता है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगेन 32वां अधिवेशन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का 1916 में होता है। कहाँ पर? लखनऊ में। यह अधिवेशन किन 2 कारणों से न्यूज में है, मतलब किन 2 कारणों से सबसे ज़्यादा फेमस है तथा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला कारण था कि इस अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में, आपको पता होगा 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है उसी में जो है कांग्रेस का विभाजन होता है 2 धड़ों में, एक होता है नरम दल और एक होता है गरम दल। तो इन्हीं नरम दल और गरम दल में जो आपकी कांग्रेस विभाजित हो गई थी यह पुनः एक हो जाती है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो यह पहला कारण था जिस कारण से यह अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा सेकेंड कारण था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता भी इसी लखनऊ अधिवेशन में ही होता है। तो इस कारण से यह आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण सेशन है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद आपका 41वां सेशन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1925 में होता है कानपुर में। इसकी अध्यक्षता कौन करती हैं तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब यह क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ, भारतीय शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा। यह प्रथम भारतीय महिला थी जिसके द्वारा कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की गई थी। इससे पहले एक महिला ने ऑलरेडी सेशन की अध्यक्षता कर ली थी कांग्रेस की, लेकिन वे भारतीय नहीं थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट पहले ही कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता कर चुकी थी, लेकिन ये भारतीय महिला नहीं थी। परंतु अगर हम भारतीय महिला की बात करें, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को लीड किया था तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन को लीड किया था। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1936 का जो 50वां अधिवेशन था यह होता है लखनऊ में
और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो जवाहरलाल नेहरू करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका एक 9वां अधिवेशन था जो आपका लास्ट मतलब होता है और 9वें नंबर पे 1946 में आपका मेरठ में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जेबी कृपलानी। तथा इससे भी तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया जेबी कृपलानी से कि आज़ादी के समय कांग्रेस के जो हैं आपके कौन थे अध्यक्ष, तो जेबी कृपलानी थे आज़ादी के समय, यानी कि हमको जब आज़ादी मिली थी तो उस समय कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। तो ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला जो टॉपिक था यूपी स्पेशल का, यूपी में जितने भी कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया तो उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। जल्दी इसका सेकेंड पार्ट हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी स्पेशल में हमने जो यूपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज शुरू की थी पढ़ना, उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि यूपी में जितने भी इम्पॉर्टेंट कांग्रेस के सेशन आयोजित किए गए थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 में। तथा पार्ट 2 में आज हम कवर करेंगे यूपी में जितने भी इम्पॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं उनको। ये टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का यह जो टॉपिक है आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, और बार बार ये सभी जो फैक्ट मैंने यहाँ पे सम्मिलित किए हुए हैं ये बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने तथ्य सम्मिलित किया हुआ है कम से कम इनको तो आप रट लीजिएगा। इन तथ्यों को पढ़ने के बाद लास्ट में हम देखेंगे यूपी में जो है कितने रामसर स्थल हैं। तो चलिए फैक्ट्स को देख लेते हैं। पहला फैक्ट्स आपको याद रखना है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो इसकी एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। 2 फरवरी 1971 को आपका हुआ था रामसर कन्वेंशन। यह ईरान के एक शहर में हुआ था, इसका नाम था रामसर, यानी कि रामसर एक शहर है ईरान का, यहीं पे यह कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। यह जो है नम भूमि संरक्षण हेतु पहली आधुनिक संधि थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा प्रतिवर्ष पूरे विश्व में जो आपका आर्द्र भूमि दिवस है यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे है, यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तथा इसको पहली बार मनाया गया था 1997 में, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट जो आपको याद रखना पड़ेगा वो है विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी थी। इंपॉर्टेंट है। तो विश्व की पहली रामसर साइट थी आपकी ऑस्ट्रेलिया की कोबर्ग पेनिसुला। इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया का जो कोबर्ग पेनिसुला था यह विश्व का पहला रामसर साइट था। यह कब बना था, तो 1974 में। इंपॉर्टेंट है। तथा प्रेजेंट टाइम में यानी कि अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं अभी यानी कि 2022 में सबसे ज़्यादा यानी कि 2022 तक जो सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं किस देश के पास हैं, तो यूके के पास हैं। टोटल 175 वेटलैंड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स है किसी देश के पास। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत में अगर हम बात करें वर्तमान कंडीशन की, तो वर्तमान में भारत में टोटल 49 वेटलैंड्स हैं, यानी कि टोटल रामसर स्थल जो हैं भारत में वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में टोटल 49 हैं। इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स की संख्या है, रामसर स्थल की संख्या टोटल 10, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फैक्ट आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं भारत में सबसे बड़ा जो वेटलैंड साइट है कौन सा है, रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरवन जो आर्द्र भूमि आपकी है आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में। यह भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। इसका एरिया कितना है, तो लगभग 4,23,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है आपका यह सुंदर भूमि आर्द्र और सुंदरवन आर्द्र भूमि, जो कि भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद अगला क्या है, सबसे बड़ा तो हमने देख लिया भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। वहीं सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपको मिलेगा रेणुका झील, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। यह भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है, लगभग इसका एरिया है 20 हेक्टेयर, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा वेटलैंड है भारत का। वहीं भारत का पहला वेटलैंड साइट कौन सी थी, तो 2 साइट्स थी जिनको भारत का वेटलैंड्स बनाया गया था पहली बार 1981 में। कौन कौन सी थी, तो उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये पहली वेटलैंड साइट बनी थी भारत की 1981 में। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, उड़ीसा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे करंट न्यूज की। तो 2021-22 के दौरान जो है टोटल 7
नई रामसर साइट्स को ऐड किया गया था भारत में। ये 7 नई रामसर साइट कौन कौन सी ऐड की गई थी 2021-22 के दौरान भारत में? तो हरियाणा का आप डेटा याद रखिएगा। हरियाणा में इससे पहले कोई भी वेटलैंड्स नहीं थे, कोई भी रामसर स्थल नहीं थे। तो पहली बार हरियाणा के 2 स्थलों को वेटलैंड के रूप में यहाँ पे दर्जा दिया गया है। पहला कौन सा है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और आपका दूसरा है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को जो है हरियाणा का रामसर स्थल घोषित किया गया है। इससे पहले हरियाणा में कोई भी रामसर साइट्स नहीं थी। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। इसके बाद गुजरात में तीन जो है बने थे। कौन कौन से? वधावन हो गया, थोल लेक हो गया, और 2022 में बना था खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि वधावन और थोल लेक जो है 2021 में बने थे गुजरात के रामसर स्थल, और 2022 में बना आपका एक खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात का रामसर स्थल। वहीं यूपी में 2 नए ऐड किए गए हैं। 2022 में एक ऐड किया गया आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 2021 में ऐड किया गया था आपका हैदरपुर वेटलैंड। तो ये 7 नए रामसर स्थल भारत में ऐड किए गए थे। इन्हीं के साथ भारत में टोटल 49 वेटलैंड्स हो गए हैं भारत में, और 2021-22 में ये 7 नए ऐड किए गए थे। तथा ये हम डेटा रीड कर रहे हैं फरवरी 2022 तक का, यानी कि फरवरी 2022 तक भारत में टोटल 49 रामसर स्थल थे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी जो हमने यहाँ पे देख ली है रामसर साइट से रिलेटेड। अब हम देखेंगे यूपी में जो 10 इंपॉर्टेंट रामसर स्थल हैं उनको। ये डेटा आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो टोटल 10 जो भी रामसर स्थल भारत और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है, उनको यहाँ पे मैंने एक ही जगह पर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपको मिलेगा उन्नाव में, यह 2019 में बना था रामसर स्थल। इसके बाद पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, यह गोंडा में आपको मिलेगी। लोकेशन भी आपको याद रखनी यूपी में, यूपी का एग्जाम आपको देना लेखपाल का, तो लोकेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी आपको गोंडा मिलेगी, 2019 में बना था आपका भारत का रामसर स्थल, और उत्तर प्रदेश का, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा 2019 में। और इसके बाद समन पक्षी बिहार मैनपुरी में है, 2019 में बना था। इसके बाद समसपुर पक्षी बिहार रायबरेली में यह स्थित है, 2019 में अभी बना था। इसके बाद सैंडी पक्षी बिहार हरदोई में स्थित है, यह 2019 में बना था। और इसके बाद ऊपरी गंगा नदी यानी कि ब्रज घाट से लेकर नरौना खिंचाव तक का यह भी आपका क्या है रामसर साइट उत्तर प्रदेश में 2005 में बना था। और इसके बाद सरसई नवर झील, यह इटावा में आपको मिलेगी, यह बनी थी आपकी 2019 में। और उसके बाद सुर सरोवर जो है यह किथम झील आगरा में है, इसकी लोकेशन आप देख लीजिएगा, 2020 में यह बना था। और उसके बाद हैदरपुर वेटलैंड 2021 में बना था। और आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह बना था कहाँ, कब? तो 2022 में बना था भारत का वेटलैंड। तो इसी प्रकार से टोटल 10 जो है आपका। उसके बाद ये 2 नए जो ऐड किए गए, इसमें से आपका हैदरपुर आपको मिलेगा बिजनौर में, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा आप, हैदरपुर आपको मिलेगा बिजनौर में, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी संत कबीर नगर में। तो ये 2 नए ऐड किए गए 2021 और 22 में। तो टोटल इसी प्रकार से टोटल 10 आपके रामसर स्थल हो गए कहाँ पर? तो यूपी में। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक था यूपी स्पेशल का, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए यूपी स्पेशल के जो हम छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसका जो पार्ट 3 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, देखने वाले हैं। पार्ट 3 में आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के महाजनपदों के बारे में, यानी कि जो आपके 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आपके यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित थे, उनके बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों ये यूपी स्पेशल का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और सीरीज हम चला रहे हैं, तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए महाजनपद काल से रिलेटेड, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसकी पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ एक था जिसका नाम था अंग्युत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ था जिसका नाम था भगवती सूत्र। इन 2 ग्रंथों में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि हमें जो इन 16 महाजनपदों की जानकारी है किससे प्राप्त हुई थी? तो बौद्ध ग्रंथ था जो अंगुत्तर निकाय, उससे, और एक जैन ग्रंथ था आपका भगवती सूत्र, उससे। तो ये बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। यह किस काल की हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं।
इसी 6ठी शताब्दी से पूर्व में ही 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इनमें से इन 16 महाजनपदों में से 8 जो महाजनपद हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश के भूभाग में अवस्थित थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो आपके 16 महाजनपद थे, इनमें से 15 महाजनपद आपके उत्तर भारत में स्थित, यानी कि नॉर्थ इंडिया जो आपका था, नॉर्थ इंडिया में इसमें से 15 महाजनपद थे। और एक जो महाजनपद है वो आपका दक्षिण भारत में स्थित था, जिसका नाम था अस्मक। ये एकमात्र महाजनपद था जो आपको मिलेगा दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के दक्षिण में जो आपका स्थित था यह अस्मक। यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। तो ये बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा। तथा यह जो महाजनपद का टाइम पीरियड था, यह इसको माना जाता है कि यह द्वितीय नगरीकरण का समय था, यानी कि जो आपका सेकेंड नगरीकरण का समय था वो माना जाता है महाजनपद काल को। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं जो प्रथम नगरीकरण का समय माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी आपके एग्जाम के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो आपके 8 महाजनपद थे उत्तर प्रदेश के, ये कौन कौन से थे। तो इनके बारे में आप बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपके यूपी स्पेशल में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे टोटल जो 8 आपके महाजनपद यूपी में स्थित उनको एक ही जगह पर मैंने लिख दिया है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला महाजनपद था जो आपका यूपी में स्थित है, उसका नाम था पांचाल। और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अहिच्छित्र एवं काम्पिल्य, ये 2 राजधानियाँ थी आपकी किसकी? पांचाल महाजनपद की। इसे आप याद रखिएगा। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपका पांचाल महाजनपद था इसका विस्तार आपका बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के आसपास था। तो इसका विस्तार भी आप याद रखिएगा। तथा पांचाल का प्रारंभ में 2 भाग थे, 2 राजधानियां थी आपकी, अहिच्छत्र और एक क्या थी आपकी? एक थी आपकी काम्पिल्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कुरु महाजनपद। यहाँ पे राजतंत्र था, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा पांचाल में भी आपका राजतंत्र ही था, यानी कि राजा यहाँ पे शासन करता था, राजतंत्र यहाँ पे भी था। तो कुरु की अगर हम बात करें तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका विस्तार था मेरठ, दिल्ली, थानेसर के आसपास। ये लोकेशन आपको याद रखनी है, इसका विस्तार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो कुरु महाजनपद था इसमें एक महाभारत कालीन नगर था, इसका नाम था हस्तिनापुर। यह इसी राज्य में स्थित था, जिसके बारे में भी आप याद रखिएगा। जो आपका हस्तिनापुर नगर था, जो भारत कालीन नगर था हस्तिनापुर, वह भी कुरु में ही स्थित था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है वत्स। यहाँ पर भी आपका राजतंत्र था और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि आधुनिक आपका प्रयागराज है। इंपॉर्टेंट है। और इसका विस्तार था प्रयागराज के आसपास। इसके बाद अगला है सूरसेन। यहाँ पर भी आपका राजतंत्र था और इसकी राजधानी क्या थी? सूरसेन की राजधानी आपकी थी, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, मथुरा थी। तथा यह जो आपका सूरसेन महाजनपद था, यहाँ पर महाभारत के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर यादव वंश का शासन था। किसका? तो यहाँ पर यादव वंश का शासन था और इसका विस्तार था मथुरा के आसपास। इसके बाद कोसल महाजनपद की बात करें तो यहाँ पर भी आपका राजतंत्र था और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। इसे आप याद कर लीजिएगा। जो आपका कोसल महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी? तो कोसल महाजनपद की राजधानी आपकी थी श्रावस्ती। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको आप श्रावस्ती अयोध्या भी कह सकते हैं। ये राजधानियाँ थी आपकी किसकी? कोसल महाजनपद की। यहाँ पर भी राजतंत्र आपका था और इसका विस्तार था अवध के आसपास। इसके बाद मल्ल महाजनपद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका गणतंत्र यहाँ पे था और बाकी जगह आपका राजतंत्र था, लेकिन आपका जो मल्ल महाजनपद था यहाँ पर आपको गणतंत्र देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी थी आपकी कुशीनगर तथा इसका विस्तार था कुशीनगर देवरिया के आसपास। इसके बाद काशी महाजनपद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका राजतंत्र था, यानी कि यहाँ पर राजा शासन करते थे और यहाँ पर इसकी राजधानी थी आपकी वाराणसी और इसका जो विस्तार था यह था वाराणसी के आसपास। इसके बाद 8वां महाजनपद था जो आपका यूपी में स्थित, इसका नाम था चेदी और यहाँ पर भी आपका राजतंत्र था और इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। इंपॉर्टेंट है, चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। इसके बाद इसका जो विस्तार था वह था बांदा के आसपास। तो ये टोटल 8 आपके महाजनपद थे जो यूपी में स्थित थे। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तथा ये जो आपका महाजनपद काल था, इन 16 महाजनपदों में आगे चलकर आपस में टकराव होने लगता है, आपस में युद्ध होने लगता है। तथा इन 16 महाजनपदों में से जिनमें आपस में टकराव प्रारंभ हो जाता है, इन 16 महाजनपदों में से अंत में
एक जो आपका महाजनपद है जिसका नाम था मगध। तो लास्ट में जो मगध जनपद था यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के सामने आता है और आगे चलकर एक साम्राज्य की स्थापना होती है जिसका नाम होता है मगध साम्राज्य। यानी कि जो आपका मगध महाजनपद है ये आगे चलकर मगध राज्य के रूप में एकदम शक्तिशाली होके सामने आता है। तथा इसी मगध साम्राज्य का पर सबसे पहले किस वंश का शासन होता है? तो हर्यक वंश का शासन सबसे पहले स्थापित होता है मगध साम्राज्य पर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? तो बिंबिसार था। तो यह फैक्ट बेसिक कुछ है, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह हमारा यूपी स्पेशल का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे यूपी स्पेशल का। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि यूपी के वे सीएम जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमारे देश में 6 ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने थे, जिनमें से 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं। इनमें पहला नाम है मोरारजी देसाई, दूसरे आपके हैं चौधरी चरण सिंह, तीसरे आपके हैं वीपी सिंह और चौथे आपके हैं पीवी नरसिम्हा राव, पांचवे आपके हैं एचडी देव गौड़ा और छठे आपके हैं नरेंद्र मोदी। ये 6 लोग जो थे किसी न किसी राज्य के सीएम थे और आगे चलकर ये प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो इसमें हम यूपी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इसके अलावा 4 अन्य जो बच जाते हैं सीएम उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिल्कुल छोटा सा वीडियो होने वाला आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो वे 2 व्यक्ति कौन कौन से थे जो यूपी के सीएम रहे आगे चलकर प्रधानमंत्री बने? तो आपके थे चौधरी चरण सिंह एक थे और एक थे आपके वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये आपके जो चौधरी चरण सिंह थे ये 2 टर्म में आपके सीएम रहते हैं उत्तर प्रदेश के। एक रहते हैं 1967 से 1968 के मध्य ये सीएम रहते हैं और उसके बाद सेकेंड टर्म इनका होता है, काफ़ी छोटा होता है, 18 फरवरी 1970 से लेके 1 अक्टूबर 1970 के मध्य ये दूसरी बार सीएम बनते हैं उत्तर प्रदेश के। और आगे चलकर ये और 1979 में 28 जुलाई 1979 में ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं। तथा इनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लगभग ये 28 जुलाई से लेके ये 14 जनवरी 1980 तक जो है भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये यूपी से रिलेटेड है। और दूसरे यूपी के सीएम थे वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 9 जून 1980 से लेके 28 जून 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं और आगे चलकर ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री बनते हैं। 2 दिसंबर 1989 से लेके ये इनका भी कार्यकाल लगभग बहुत छोटा ही होता है, लगभग आप मान लीजिए 1 साल से भी कम कार्यकाल इनका होता है। तथा ये 8वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं आगे चलकर। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, 2 लोग थे जो आगे चलकर सीएम के पद पे थे जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा सकते हैं यूपी स्पेशल में। तो चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह, इनके बारे में आप याद रखिएगा। अब बाकी अन्य 4 ऐसे सीएम कौन हैं जो आगे चलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ये 4 बार जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। और इसके बाद पहली बार ये 2014 में हमारे क्या बनते हैं, 2014 में हमारे बनते हैं प्रधानमंत्री फर्स्ट टर्म के लिए, और सेकेंड टर्म के लिए ये 2019 में प्रधानमंत्री बनते हैं। तथा वर्तमान में यही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद एचडी देवगौड़ा की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और आगे चलकर 1996 में ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एचडी देवगौड़ा ये भी आगे चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आगे चलकर ये 1991 में भारत के 12वें नंबर के क्या बनते हैं, तो प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। इनके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जो आपके पीवी नरसिम्हा राव थे, इन्हीं के कार्यकाल में जो एलपीजी जो रिफॉर्म लाया गया था, आपका उदारीकरण, वैश्विकरण और निजीकरण जो रिफॉर्म था, यह इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया था, पीवी नरसिम्हा के ही कार्यकाल में। और इसके बाद एक और सीएम थे आपके मोरारजी देसाई, ये बम्बई के सीएम थे और आगे चलकर ये जो है आपके बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जब आपका जो गठबंधन की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, जब इंदिरा गांधी के ऊपर जो है इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया था 1975 में,
और 1977 तक यह इमरजेंसी चली थी। तो इमरजेंसी के बाद जो चुनाव होते हैं, आम चुनाव, उन आम चुनाव में जो है इंदिरा गांधी हार जाती हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। जनता पार्टी जो है गठबंधन की सरकार बनती है, जिसके प्रधानमंत्री चुने जाते हैं आपके मोरारजी देसाई। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, ये भी जो है पहले बम्बई के सीएम थे और आगे चलकर ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस तरह से टोटल 6 ऐसे सीएम थे जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनमें से 2 सीएम थे आपके उत्तर प्रदेश के। एक थे आपके कौन, चौधरी चरण सिंह, और एक थे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों यह बिल्कुल छोटा सा वीडियो था जो आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यूपी का। इस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021। एकदम लेटेस्ट की जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें उत्तर प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है उसके बारे में हम बात करेंगे। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। केवल हम उन्हीं बिंदुओं पर यहाँ पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो भारत में वनों की स्थिति पर यह जो रिपोर्ट है, यह 17वीं रिपोर्ट है। सबसे पहले फैक्ट तो आपको यह याद रखना कि यह 17वीं रिपोर्ट है और इसको प्रकाशित किसने किया है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह 17वीं रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसका नाम है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसमें हम विशेष फोकस हमारा है उत्तर प्रदेश पे। तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो इसमें उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कुल वनावरण 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है तथा यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितना है भारत के, तो 6.15% है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। यानी कि यूपी में कुल वनावरण कितना है, तो यूपी का कुल वनावरण है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद 2019 की तुलना में, यानी कि 2019 की जो आपकी वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी, उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में जो है 2021 में 12.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यानी कि जो है इसमें 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है 2019 की तुलना में 2021 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा सर्वाधिक वृद्धि एवं सर्वाधिक जो कमी है वनावरण की, यह कहाँ पर दर्ज की गई है, तो सर्वाधिक वृद्धि एवं सर्वाधिक जो कमी है और यह दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ, तो सोनभद्र जिले में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सर्वाधिक वृद्धि एवं सर्वाधिक कमी भी दर्ज की गई है वनावरण में। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वनावरण के बारे में, यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि एरिया के बारे में, कि एरिया वाइज किसमें जो है मतलब कितना वन कहाँ पर, मतलब वनों का जो है कुल प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है आपका उत्तर प्रदेश में। तो श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये आप श्रेणी देख लीजिए पहले। अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिया गया है। तो अत्यंत सघन वनों का क्षेत्रफल कितना है भारत में, और सॉरी उत्तर प्रदेश में, तो 2626.61 वर्ग किलोमीटर है आपका अत्यंत सघन वन, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.09% है। इसके बाद मध्यम सघन वन कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 4029.37 वर्ग किलोमीटर, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 1.67%। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद खुले वन कितने हैं उत्तर प्रदेश में, इनका वर्ग क्षेत्रफल कितना है, 8161.91 वर्ग किलोमीटर। ये कितना प्रतिशत है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो 3.39% है आपके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में वन है वो किस प्रकार के हैं, तो खुले वन है। इनका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 8161.9 किलोमीटर और 91 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 3.39%। वहीं इनका अगर टोटल करें तो कुल वनावरण उत्तर प्रदेश में कितना है, कुल वनावरण उत्तर प्रदेश में आपका है 14.8
14,817.89 वर्ग किलोमीटर। यह कुल वनावरण है कहाँ किसका, तो उत्तर प्रदेश का। और यह प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कितना प्रतिशत हो जाएगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। तो बेसिकली आपको ये वाला डेटा याद रखना है, कुल वनावरण क्षेत्रफल कितना यूपी का, तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। यह कितना प्रतिशत हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो 6.15%। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन है, खुले वन है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले जिलों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वनावरण आपको मिलेगा सोनभद्र में, उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत और फिर चित्रकूट है। वहीं उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे कम वनावरण आपको देखने को मिलेगा भदोही में, फिर उसके बाद मऊ में, फिर मैनपुरी में, संत कबीर नगर में और फिर देवरिया में। यानी कि भदोही में आपका सबसे कम वनावरण है उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात कर लेते हैं। ये तो यहाँ पे ये डेटा आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शीर्ष वनावरण वाले जिले, क्षेत्रफल में यहाँ पे बात होगी हमारी। तो उत्तर प्रदेश के शीर्ष वनावरण वाले जिले आपके कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे सोनभद्र है, दूसरे नंबर पे आपका खीरी है और तीसरे नंबर पे आपका है मिर्जापुर। कम से कम 3 जिलों को आपको याद रखना जो कि सर्वाधिक वनावरण वाले हैं आपके यूपी के। यहाँ पे इनका क्षेत्रफल भी दिया गया है। सोनभद्र में कितना है क्षेत्रफल, तो आपका 2436.75 वर्ग किलोमीटर। खीरी का कितना है, तो 1272.56 वर्ग किलोमीटर। मिर्जापुर का कितना है, तो 746.11 वर्ग किलोमीटर। तो ये शीर्ष 3 वनावरण वाले जिले उत्तर प्रदेश के। वहीं उत्तर प्रदेश के न्यूनतम 3 वनावरण वाले जिले कौन कौन से क्षेत्रफल में, तो शीर्ष 3 यहाँ पे है। सबसे न्यूनतम वनावरण आपको मिलेगा भदोही में, उसके बाद मऊ में, फिर मैनपुरी में। भदोही का कितना है, तो 3.71 वर्ग किलोमीटर है। मऊ का है 11 वर्ग किलोमीटर। और आपका मैनपुरी का कितना है, तो मैनपुरी का आपका है 13.64 वर्ग किलोमीटर। तो कम से कम 3 जिलों को आपको याद रखना है। न्यूनतम 3 जिले कौन कौन से हैं जहां पर न्यूनतम वनावरण है, और शीर्ष 3 जिले कौन कौन से जहां पर सबसे उच्चतम यानी कि सर्वाधिक वनावरण है। ये 3 जिले कम से कम आप याद रखिएगा यूपी के, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमने क्षेत्रफल की बात की है, अब हम प्रतिशत की बात करेंगे। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है, किस जिलों में है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश में शीर्ष 3 वनावरण वाले जिले प्रतिशत में कौन कौन से हैं, तो यूपी मतलब सोनभद्र भी इसमें प्रथम स्थान पे, यानी कि क्षेत्रफल में भी सोनभद्र आपका प्रथम स्थान पे है और आपका प्रतिशत में भी सोनभद्र आपका प्रथम स्थान पे है। और उसके बाद चंदौली है और फिर आपका चित्रकूट है, इंपॉर्टेंट है। ये क्षेत्रफल भी आप याद कर लीजिएगा, क्षेत्रफल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रतिशत कितना है, सॉरी परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज कितना है सोनभद्र का, तो 35.29% है। चंदौली का कितना है, 21.78% है। और चित्रकूट का कितना है, तो 19.64% है। यानी कि आपका प्रतिशत में सेकंड नंबर पर आपका आ गया, यहाँ पे चंदौली आ गया है। तो प्रतिशत में बस फर्स्ट पे आपका सोनभद्र सेम, यानी कि क्षेत्रफल में भी सोनभद्र सेम आपका है और परसेंटेज में भी सोनभद्र सेम है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। वहीं शीर्ष यहाँ पे न्यूनतम, सॉरी यहाँ पे न्यूनतम होना चाहिए, यहाँ पे न्यूनतम 3 वनावरण वाले जिले, यहाँ पे प्रतिशत की बात हो रही है, यहाँ पे न्यूनतम लिख लीजिए आप। तो न्यूनतम में भी आपका परसेंटेज में भदोही है, यानी कि आप याद कर लीजिएगा शीर्ष 3 आपके जो क्षेत्रफल में मतलब शीर्ष 3 वनावरण वाले जिले में आपका प्रतिशत में भी और आपका परसेंटेज में भी भदोही नंबर 1 पे है। वहीं शीर्ष 3 न्यूनतम वनावरण वाले जिलों में क्षेत्रफल और परसेंटेज में आपका भदोही भी टॉप पर है। तो यहाँ पे भदोही में परसेंटेज वाइज सबसे न्यूनतम वनावरण देखने को मिला है। उसके बाद आपका मैनपुरी है और उसके बाद आपका देवरिया है। तो ये कम से कम 3 जिलों का आपको याद रखना है और न्यूनतम वनावरण वाले परसेंटेज में यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद तो बस यहीं पे आपको 3 चीज़ें आप मतलब यही चीज़ आपको याद रखनी है कि क्षेत्रफल में मतलब सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल में कौन कौन सा जिला टॉप पर है, सर्वाधिक मतलब न्यूनतम वनावरण में कौन कौन सा जिला टॉप पर है क्षेत्रफल में, और शीर्ष 3 वनावरण प्रतिशत में भी आपको याद रखना है और परसेंटेज में न्यूनतम वाले कौन कौन से जिले हैं उनको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको जो ये बेसिक पॉइंट बताया है इसको कम से कम आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल छोटा सा आपका वीडियो था
किस पर आधारित था? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, विशेषकर इसमें हमने बात की है यूपी के वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।